हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की बुक है और ये जुलाई 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जम के शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है कोरोना के इलाज हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2DG। तो देखिए, ये दवा जो है वो 17 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और देखा जाए तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस जिसे इनमस कहा जाता है, उसके द्वारा और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए यह 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG। ये दवा जो है वो आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया है। मई 2021 में इसको मान्यता। देखिए ये दवा का काम क्या है कि जैसे कोई कोरोना पेशेंट है, ठीक है, तो अगर उस कोरोना पेशेंट को जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या होती है, इस दवा से उस ऑक्सीजन की कमी को काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। और इस प्रकार जो संक्रमित है उसकी ऑक्सीजन की निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी और इसे वायरस की ग्रोथ में भी नियंत्रण में सक्षम बताया गया है इस दवा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो देखिए ये समुद्र सेतु 2 है। समुद्र सेतु 1 भी हुआ था। कब हुआ था याद होगा, अगर मैंने वीडियोस को देखा होगा आपने, तो ये मई 2020 में हुआ था जब कोरोना की पहली लहर आई थी। ठीक है, समुद्र सेतु 1 में क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जो कोरोना का पहला फेज था, कोरोना का पहला लहर, उसमें हुआ था कि जो विदेश में फंसे भारतीय थे उसको स्वदेश वापस लाने के लिए जो नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु का पहला चरण स्टार्ट किया था। ठीक है, और यह है समुद्र सेतु 2। इसमें देखा जाए तो विदेश से राहत सामग्री नौसेना द्वारा भारत लाया गया था। ठीक है, उसमें लोग जो फंसे हुए थे विदेश में उसे वापस लाया गया था और 2 में विदेश से राहत सामग्री को भारत लाया गया था नौसेना के द्वारा। अब देखिए तो 23 मई 2021 को आईएनएस जलाश्व द्वारा 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर, 39 वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा सामग्री जो ब्रुनेई, सिंगापुर से विशाखापट्टनम पहुंचाई। ठीक है, ब्रुनेई से और सिंगापुर से विशाखापट्टनम पहुंचाया गया। क्या क्या, तो 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर और 39 वेंटिलेटर। ठीक है, और देखिए इसके अतिरिक्त जो है आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस इरावत, आईएनएस टबर, ये सब भी जो है युद्धपोत, वो भी सिंगापुर, मनामा, बहरीन आदि से तरल ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय सामग्री जो है वो लाने का काम कर रही थी इस मई 2021 में। ठीक है, पिछले साल मई 2020 में लोगों को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की प्रसार भारती की योजना। तो देखिए ये डीडी इंटरनेशनल चैनल का जो स्थापना किया जा रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस है या फिर अमेरिका की CNN न्यूज़ चैनल है उसी के आधार पर किया जा रहा है। क्यों, तो देखिए इधर कुछ दिनों से हो रहा है कि भारत जो है वो राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत जिस तरह से मजबूत होकर उभरा है, उसकी मजबूत आवाज़ के जरिए सही तरीके से विश्व भर में प्रस्तुतिकरण में जो कमी है वो प्रसार भारती का नया जो डीडी इंटरनेशनल चैनल होगा जो प्रस्तावित है उसको वो दूर कर सकेगा और भारत का जो छवि है उसको और मजबूत किया जा सकेगा विश्व के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस राजपूत का 41 वर्ष की सेवा के पश्चात कार्यमुक्त। ये आईएनएस राजपूत जो है वो भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत था जो कि 41 वर्ष की सेवा के बाद इसे कार्यमुक्त किया गया। कब किया गया, तो 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जो युद्धपोत है आईएनएस राजपूत, उसको वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह की उपस्थिति में डिकमीशन किया गया। डिकमीशन मतलब कार्यमुक्त किया गया। ठीक है, और आईएनएस राजपूत को देखा जाए तो वो कासिन श्रेणी का था। ठीक है, जो कि निर्माण हुआ था इसका यूक्रेन में, उस समय यूएसएसआर था। ठीक है, और निकोलाएव शिपयार्ड में 1976 से 77 में से बनाया गया था। उस समय इसका नाम दिया गया था नाडेजनी मतलब होप।
होप नाम दिया गया था, ठीक है। और 4 मई 1980 को पोटी जो जॉर्जिया में तत्कालीन यूएसएसआर में भारतीय नौसेना में से शामिल किया गया था, ठीक है। और ये बहुत से अभियानों में भाग ले चुका है, जैसे कि आपको ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन कैक्टस, और 1999 में जो उड़ीसा के तट पर जो चक्रवात आया था उसमें राहत अभियान में भी भाग लिया था। फिर 2004 में अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी उस राहत अभियान में भी इसने भाग लिया था। फिर जकार्ता में जो भूकंप आए थे, जो मानवीय सहायता इसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। और देखा जाए तो इस युद्धपोत में इसे विध्वंसक कहा जाता था, क्योंकि इसमें सतह से सतह पर, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल, फिर टारपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और उससे युक्त जो युद्धपोत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी में जो ब्रह्मोस है मिसाइल, उसको दागने की क्षमता वाला इसमें नौसेना में ये पहला युद्धपोत था। और ये पहला युद्धपोत रहा है, अगर देखा जाए तो भारतीय थल सेना का किसी भी रेजिमेंट में इसका संबंध किया जाने वाला ये पहला नौसेना का युद्धपोत था। किस रेजिमेंट में था? तो वो था राजपूत रेजिमेंट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान प्राप्त होने के बाद भारत के पास मई 2021 तक ऐसे विमानों की संख्या 21 हो गई है। देखिए, ये 6 मई 2021 को राफेल विमान का छठा खेप भारत को मिला है, ठीक है। और इस छठे खेप में 3 विमान मिले हैं। देखिए, मई 2021 के अंत तक वायुसेना के पास राफेल विमान की संख्या 21 हो गई, अब तक 21 हो गई है। और कुल 36 राफेल भारत ने खरीदे हैं, जिसमें इसकी लागत लगी है 58,000 करोड़ रुपए। और सितंबर 2016 में इसका डील हुआ था। और ये भारत को 2023 तक सभी विमान जो है वो भारत को प्राप्त होने हैं। और अगर इस निर्माता कंपनी का नाम देखा जाए तो उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। देखिए, अगर अभी देखा जाए कि अब तक किस किस खेप में कितने कितने विमान भारत को प्राप्त हुए हैं, तो पहला खेप आया था 29 जुलाई को, जिसमें 5 राफेल विमान भारत को मिले थे। फिर 30 नवंबर 2020 को 3 विमान, 27 जनवरी 2021 को 3 विमान, 31 मार्च 2021 को 3 विमान और 22 अप्रैल को 4 विमान प्राप्त हुए थे, ठीक है। और छठा खेप अभी 3 विमान प्राप्त हुए हैं 6 मई को। इसे कुल मिलाकर 21 हो गया है और टोटल 36 मिलने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव ममता बनर्जी मंत्रिमंडल द्वारा पारित और केंद्र के अनुमोदन के पश्चात ही इस पर अमल होगा। तो देखिए, ये विधान परिषद बनाए की बात हो रही है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जिसमें देखा जाए तो वर्तमान में भी देश में जो राज्य हैं, मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। अर्थात कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है अस्तित्व में। इस 6 राज्य को हम लोग जान लेते हैं कौन कौन है। तो वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। ये 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अब यहाँ देखा जाए तो 17 मई 2021 को एक वर्चुअल तरीके से संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में विधान परिषद का प्रस्ताव पारित हुआ पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात इसके लिए प्रस्ताव जो है वो राज्य विधानसभा में पारित किया जाएगा। जब राज्यपाल इसकी मंजूरी दे देंगे तो इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा, ठीक है। और इसको पारित होने के लिए देखा जाए तो 2/3 बहुमत द्वारा पारित इस प्रस्ताव को फिर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जब राज्य से हो जाएगा तो फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जब 2/3 बहुमत इसे प्राप्त होगी। अब देखिए वहाँ क्या क्या प्रोसेस है। तो फिर होगा यूँ कि संविधान का जो अनुच्छेद है 171 का 2, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित कराना होगा। और उसके बाद जब राष्ट्रपति के अनुमोदन इसमें प्राप्त हो जाएगा तब वहाँ विधान परिषद का गठन हो जाएगा। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पहले बंगाल में विधान परिषद नहीं था, पहले भी था। वो 1952 में इसका गठन किया गया था पहले, और फिर 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पीएनबी घोटाले का सह अभियुक्त मेहुल चोकसी एंटीगुआ से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ। तो देखिए, ये पीएनबी के साथ जो घोटाला हुआ था 13,578 करोड़ रुपए का घोटाला जो नीरव मोदी ने किया था, ठीक है। और उसी में सह आरोपी थे मेहुल चोकसी, जो कि नीरव मोदी के मामा हैं, ठीक है। ये 2017 में फरार हो गया था एंटीगुआ। और घोटाले के खुलासे से पहले ही वहाँ कुछ पैसे से, वहाँ होता क्या है कि वहाँ आप निवेश कर वहाँ का नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। तो इसने भी निवेश कार्यक्रम के जरिए एंटीगुआ और बारबुडा से नागरिकता ले ली थी,
ठीक है। फिर एंटीगुआ के साथ भारत का जो प्रत्यर्पण संधि है वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा था। तो इसी दौरान हुआ यूं कि मेहुल चौकसी जो है वो अचानक से 24 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया, और एंटीगुआ से लापता होने के बाद पुलिस के अनुरोध पर वहाँ एक येलो कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, इंटरपोल ने जारी किया था, ठीक है। और तब पड़ोसी देश जो डोमिनिका है वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ से उसे वापस एंटीगुआ को सौंपा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवाती तूफान ताउक्ते का पश्चिमी तट और यास का पूर्वी तट पर कहर। तो देखिए ताउक्ते जो आया था वो पश्चिमी तट पर आया था, 18 मई 2021 को आया था, अरब सागर से उठा था, ठीक है, और गुजरात के सौराष्ट्र से टकराया था। इसका जो गति था वो 185 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में एक बड़ी नौका थी जिसका नाम है P305, वो तूफान में डूब गई और उसमें कुल 66 लोगों की मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 169 लोगों की मृत्यु इस तूफान में हुई थी, ऐसा प्रारंभिक अनुमान आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको यास। यास को अगर देखा जाए तो ये 23 से 24 मई 2021 को यास चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी से उठा, उड़ीसा और बंगाल के तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ बहुत ही तबाही मचाई थी। ये जो है यास वो आपको झारखंड और बिहार में भी इसका असर देखने को मिला था, भारी वर्षा हुई थी, ठीक है। फिर आपको 28 मई को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाढ़ग्रस्त जिले की जो हवाई दौरा किया था इन सारे बाढ़ग्रस्त जिलों में, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए 1000 करोड़ का अंतरिम राहत का पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है महेश जेठमलानी राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता भी पुनः मनोनीत किए गए। तो देखिए 9 मई 2021 को डॉक्टर रघुनाथ महापात्र को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया और उनके मृत्यु के बाद जो उनका सीट था वो रिक्त हो गया, इसलिए उस सीट पर श्री महेश जेठमलानी का सदस्यता को स्वीकारा गया, जो कि अब 13 जुलाई 2024 तक ही वहाँ पे इस पद पर बने रहेंगे। 13 जुलाई 2024 तक क्यों? क्योंकि डॉक्टर रघुनाथ महापात्र का जो कार्यकाल था वो 13 जुलाई 2024 तक था, ठीक है। देखिए भाजपा के स्वप्न दास गुप्ता का पुनर्मनोनयन राष्ट्रपति ने 31 मई को किया है, ठीक है। ये भाजपा के थे स्वप्न दास गुप्ता, जिनका फिर से मनोनयन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा 31 मई को। हुआ यूं कि 2016 में राज्यसभा के सदस्य ये बने थे, मनोनीत किए गए थे ये 24 अप्रैल 2022 तक के लिए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में ये राज्यसभा से त्याग पत्र देकर उस चुनाव में लड़ने गए थे, और लेकिन वहाँ पराजित हो गए। तो पराजित होने के बाद जो शेष कार्यकाल इनका बचा है 24 अप्रैल 2022 तक, उस समय तक के लिए ये वापस इन्हें मनोनीत किया गया है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश निर्मित गश्ती पोत ICGS सजग तटरक्षक बल में शामिल। तो देखिए 29 मई 2021 को क्या हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिजिटल तरीके से इस पोत के तटरक्षक बल में शामिल किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक गश्ती पोत है ICGS सजग, ये औपचारिक रूप से इसके बेड़े में शामिल किया गया। देखिए GSL द्वारा निर्मित, GSL मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग उन 5 गश्ती पोतों में से ये तीसरा पोत है जिसका निर्माण जो है इस शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। अब देखिए अत्याधुनिक मशीनरी, नौवहन व संचार सेंसर्स से ये लैस है, और ये पोत जो है वो पोरबंदर बंदरगाह पर तैनात होगा तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गश्त करता हुआ तटरक्षक बल के बेड़े की निगरानी और गश्ती क्षमता में वृद्धि होगा इसके द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है भारत व ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखिए ये 4 मई 2021 को वर्चुअल तरीके से शिखर बैठक संपन्न हुआ, और इसकी जो सह अध्यक्षता की थी वो भारत की ओर से श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने की थी, ठीक है। देखिए इस वार्ता में दोनों देशों के रिश्ते में नए आयाम की स्थापना के लिए अगले 10 वर्षों का एक नया महत्वाकांक्षी रोड मैप इस वार्ता में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है, ठीक है।
और देखा जाए तो इसमें 9 विभिन्न समझौते हुए थे जिसपे हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला है आपको दोनों देशों के बीच संवर्धित व्यापार भागीदारी, मतलब इनहैंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। फिर दूसरा है भारत यूके वैश्विक नवोन्मेष भागीदारी, मतलब इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। फिर तीसरा है भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी, मतलब इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। फिर चौथा है आपको डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, यानी कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी। फिर पांचवा आता है आपको दूरसंचार आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग, मतलब कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और आईसीटी। ठीक है, ये 5 हुए और 4 देखते हैं। फिर छठा है सीमा शुल्क सहयोग, मतलब कस्टम्स कोऑपरेशन। और 7वां है भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य कैलकुलेटर पर नए संयुक्त कार्य सिद्धांतों का विवरण, मतलब स्टेटमेंट एज प्रिंसिपल ऑन न्यू जॉइंट वर्क बिटवीन इंडिया एंड यूके इन द इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज कैलकुलेटर। फिर 8वां है आपको चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में विनियमन, यानी मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन। 9वां है फार्माकोपोइल कमीशन सहयोग, मतलब फार्माकोपोइल कमीशन। ये 9 आयाम थे जिस पर सिग्नेचर किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत व यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न। तो देखिए ये 8 मई 2021 को भारत व यूरोपीय संघ का जो 16वां शिखर सम्मेलन है वो पुर्तगाल, जो कि वर्तमान में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, तो वो पुर्तगाल के हैं चार्ल्स मिशेल। ठीक है, और अगर यूरोपीय आयोग का देखा जाए, यूरोपियन कमीशन का, तो उसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, ये भी उपस्थित थे। तो यहाँ 3 प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं जिस पर फोकस किया गया था। पहला है विदेश नीति एवं सुरक्षा, दूसरा है कोविड-19 जलवायु और पर्यावरण, फिर तीसरा है व्यापार संपर्क और प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श किया। तो देखिए महामारी से मुकाबला और आर्थिक सुधारों की दिशा में कार्य करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार लाने में निकट सहयोग करने पर भी विचार विमर्श सभी नेताओं ने किया। फिर आपको पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो का जो वित्त अनुबंध है, मतलब जो ऋण लिया गया है, ऋण उसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल में संसद पुनः भंग, नए चुनाव नवंबर 2021 में कराने के राष्ट्रपति के निर्देश। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है विद्यादेवी भंडारी। ठीक है, उनकी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग किया और चुनाव जो है वो 12 नवंबर और 19 नवंबर 2021 को कराने की घोषणा की। नेपाल की संसद में देखा जाए तो 275 सीटें हैं। ठीक है, देखिए अगर नेपाल की राजनीति की अस्थिरता देखी जाए तो ये दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी, जब वो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसको एनसीपी कहा जाता है, वो और धड़े ने ओली सरकार के समर्थन वापस ले लिया था। धड़े उसकी विपक्षी पार्टी है जिसके नेतृत्वकर्ता थे शेर बहादुर देउबा, और जब समर्थन वापस लिया गया था तो इसके साथ ही ओली मंत्रिमंडल में जो संसद है, प्रतिनिधि सभा, उसको भंग कर नया चुनाव करने का संस्तुति राष्ट्रपति से की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए संसद भंग किया गया और अप्रैल मई 2021 में चुनाव कराने का घोषणा राष्ट्रपति ने किया था। लेकिन इस राष्ट्रपति के निर्णय को रद्द किया गया वहां के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और फरवरी 2021 में इसे रद्द किया गया और संसद बहाल करने के लिए कहा गया। उस समय संसद बहाल करने पर 275 सीट है। ठीक है, 275 सीटों में जो एनसीपी है, एनसीपी को मात्र 93 मत मिले और 124 मत उनके विरोध में गिरे थे। लेकिन इनको एक मौका दिया गया कि फिर से आप बनाइए, अपना मंत्रिमंडल तैयार कीजिए, जिसमें आपको 30 दिन का समय दिया गया उन्हें बहुमत साबित करने के लिए। ठीक है, और फिर से इसे भंग किया गया है। अब इनके इलेक्शन 12 और 19 नवंबर को होने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष। तो देखिए ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जिनको 76वें सत्र के लिए वहां के अध्यक्ष बनाया गया है महासभा का। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र है वो 16 सितंबर 2021 को प्रारंभ होगा। ठीक है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद के अतिरिक्त अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमाई रसूल
भी इस पद के लिए उम्मीदवार थे, ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शाहिद जीते एशियाई प्रशांत क्षेत्र से और इन्हें बनाया गया। तो यहाँ देखा जाए तो इस पद के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र जैसे अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र और पश्चिमी यूरोप और अन्य देश से बारी बारी एक एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष पद के लिए जो चुनना था वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुनना था, इसलिए मालदीव और अफगानिस्तान के पूर्व जो विदेश मंत्री हैं वो दोनों आमने सामने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है माली में भी सैन्य विद्रोह। तो देखिए मई 2021 में अफ्रीकी देश माली में कर्नल असीमी गोइता, ये कर्नल असीमी गोइता कर्नल भी हैं और वहाँ के उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है। उनके नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इन तीनों को हिरासत में लेकर सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। राष्ट्रपति थे बा एंदाओ, प्रधानमंत्री थे मोक्टर उवाने और रक्षा मंत्री थे सोलोमन डकोरे, ठीक है। और तीसरा सैन्य विद्रोह था ये पिछले एक दशक में, माली में ये तीसरा सैन्य विद्रोह था पिछले एक दशक में। फिर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जो असीमी गोइता हैं, जो कर्नल असीमी गोइता हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनसे बिना परामर्श किए सरकार में फेरबदल किया, जो 2020 में स्वीकार किए गए जो ट्रांजिशनल चार्टर की दृष्टि से गलत है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है वो समय पर ही होंगे, ठीक है। अब वहाँ पे वो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। माली में अब फरवरी 2022 में नया चुनाव कराने का योजना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सीरिया में 7 वर्षों की एक और कार्यकाल के लिए बशर अल असद राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। तो देखिए 26 मई को संपन्न चुनाव में विगत पिछले 21 वर्षों जो सत्तारूढ़ बशर अल असद है वो फिर से विवादास्पद रूप से चुनाव में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो गए। विवादास्पद इसलिए कहा जाए क्योंकि जो सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही सिर्फ मतदान हुआ था और इस चुनाव के तहत जो ये हुआ था यूँ कि जो अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के नियंत्रण वाला जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है उसके साथ साथ विद्रोहियों के नियंत्रण वाले उत्तर पश्चिम इदबिल प्रांत में मतदान की इस चुनाव के तहत नहीं हुआ था। 50 लाख से अधिक शरणार्थी जो अधिकांशतः पड़ोसी देश में रह रहे हैं इस मतदान में भाग नहीं लिए, ठीक है। और इसलिए यहाँ ये लगातार ये चौथी बार इस पद पर निर्वाचित हो गए। सरकार ने नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही लगभग 1.8 करोड़ मतदाता ने इस चुनाव में मतदान किए, जिसमें 1.42 करोड़ मत जो है वो बशर अल असद को मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मंगल छूट गया है, ठीक है, इसको हम PDF में ठीक कर देंगे। मंगल ग्रह पर चीन ने अपना रोवर उतारा और ऐसा उपलब्धि वाला अमेरिका के बाद ये दूसरा देश है। तो देखिए 14 मई को झुरोंग रोवर सहित उसका लैंडर जो है वो सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर यूटोपिया प्लेनिशिया क्षेत्र में उतर गया, ठीक है। देखिए इसका जो नाम झुरोंग है वो एक्चुअली अग्नि देवता के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अब देखिए सौर ऊर्जा से चलने वाले जो सक्षम है ये लगभग 240 किलोग्राम वजन का झुरोंग है जिसमें 6 पहिए हैं। अब अपने साथ ये 6 वैज्ञानिक उपकरण भी ले गया है और मंगल की सतह और वातावरण के अध्ययन के लिए 6 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है। अब देखिए 3 माह तक ये चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा और मंगल के उन्हीं क्षेत्र में तस्वीर लेगा तथा चुंबकीय क्षेत्र की भी जानकारी प्राप्त करेगा। और 7 माह का यात्रा करके ये 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, ठीक है। 7 माह की यात्रा करने पर 10 फरवरी को ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और 14 मई को झोडुंग रोवर के सहित उसका लैंडर जो है वो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि चीन में परिवार नियोजन नीति में परिवर्तन किया गया। तीसरा बच्चा पैदा करने की दंपति को अनुमति दी गई। तो देखिए मई 2021 में चीन ने अपने परिवार नियोजन नीति में बड़ा बदलाव लाते हुए अब दंपति को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। चीन की ताज़ा जो 7वां जनगणना है उसके अनुसार कुल जनसंख्या है 1.41178 अरब, ठीक है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को देखा जाए तो वो 26.4 करोड़ मतलब 26.4 करोड़ लोग जो हैं वो 60 वर्ष से ऊपर है, मतलब बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं उनके यहाँ। इसलिए चीन का मानना है कि वहाँ काम करने वाली जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी, जिससे कि विश्व की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकती है,
ठीक है। देखिए वहाँ पे पहले एक बच्चा का भी नीति चला था, कब? 1980 में। फिर आपको 2016 में अनुमति दिया गया दूसरे बच्चे की, लेकिन अभी भी जो तीसरे बच्चे की अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ के लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी के समय में देखा जाए तो 3 बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उतने रोजगार नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ये आसान नहीं प्रतीत हो रहा है अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय। तो देखिए 25 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे मालदीव में भारत की वाणिज्यिक दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी और साथ ही भारतीय कंपनी को वहां के बाजार में अपनी पैठ बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है 2020-21 में राष्ट्रीय आय के संबंध में सीएसओ के अंतिम अनुमान। तो ये 31 मई 2021 को जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधित अंतिम अनुमान जो है वो सीएसओ के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और वित्तीय वर्ष में ये चौथा अंतिम तिमाही था, जनवरी मार्च 2021, और जीडीपी में 1.6% का धनात्मक वृद्धि रहा। ये चौथा अंतिम जो तिमाही था जनवरी से मार्च, इसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव 1.6% का वृद्धि देखा गया, ठीक है। देखिए लेकिन अगर पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 का देखा जाए तो जीडीपी में सिकुड़न देखा गया है 7.3% का, यानी कि -7.3% का वृद्धि हुआ, ठीक है। देखिए अगर ये चारों का देखा जाए, चारों को सम्मिलित करके 7.3% का सिकुड़न आया है, तो पहले तिमाही में 24.4% का ऋणात्मक था, दूसरे तिमाही में भी 7.4% का ऋणात्मक था, और तीसरे तिमाही में ये 0.5% का धनात्मक हो गया था, और चौथे तिमाही में 1.6% का धनात्मक रहा। इसी को सम्मिलित किया गया तो ये 7.3% का सिकुड़न आया है, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए स्थिर मूल्य पर, जो बेस ईयर है 2011-12, उस बेस ईयर पे अगर एस्टिमेट किया जाए कांस्टेंट प्राइस पे, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी अगर स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो वो रहा 135.13 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित। फिर स्थिर कीमतों पर 2020-21 में शुद्ध राष्ट्रीय आय ये जो रहा 117.46 लाख करोड़, ठीक है। फिर आपको स्थिर कीमत पर देखा जाए, फिर आपको इसी स्थिर कीमत 2020-21 में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो रहा वो 86,659 रुपये रहा, यानी 8.4% की सिकुड़न रही इसमें। फिर आपको 2020-21 में अगर जीवीए स्थिर मूल्य पर देखा जाए, जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड को हिंदी में कहते हैं सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है। इस पर अगर देखा जाए तो ये 112.53 लाख करोड़ रहा, जो कि 6.2% का इसमें सिकुड़न देखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करेंट प्राइस पे। हम लोग देखते हैं एस्टिमेट एट करेंट प्राइस, जिसको प्रचलित मूल्य पर देखा जाए। तो जीडीपी 2020-21 में जो प्रचलित कीमत पर देखा जाए तो 197.4 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो 174.62 लाख करोड़ का अनुमानित है। फिर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,28,829 रुपए का है, जो कि 4% का गिरावट के साथ अनुमानित है। जीवीए भी आपको 179.15 लाख करोड़ यानी कि 3% की गिरावट के साथ अनुमान है, ये प्रचलित मूल्य पर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आईडीबीआई बैंक ने रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार की मंजूरी। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि आईडीबीआई बैंक के जो इक्विटी हिस्सेदार हैं, तो पहले आपको केंद्र सरकार के पास आईडीबीआई के 45.48% के हिस्सेदार हैं। फिर आपको भारतीय जीवन बीमा निगम जो एलआईसी है वो 49.24% का हिस्सेदार है, और एलआईसी ही आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन और नियंत्रण के साथ साथ इस बैंक का प्रमोटर भी है, ठीक है। और केंद्र सरकार इसका सह प्रमोटर है, ठीक है। यहाँ हो गया कुल 94.72%, ठीक है। अब देखा जाए तो 5 मई को है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बैंक का जो इक्विटी रणनीतिक विनिवेश है इसकी योजना बनाई गई है, और इसके हिस्सेदारी के साथ साथ जिसका प्रबंधन नियंत्रण है उसका भी हस्तांतरण किया जाए, ठीक है। और एलआईसी ने भी ये डिसीजन लिया है, ठीक है।
अब ये केंद्र सरकार और एलआईसी द्वारा जो कितना कितना हिस्सेदारी बेचा जाएगा, इसका रणनीतिक खरीदार को की जाएगी। मतलब इसका निर्णय जो है वो आरबीआई की सलाह के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा शीघ्र ही लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला और चीन का दूसरा स्थान बरकरार है। तो देखिए, संप्रेषण प्राप्त करने वाला, संप्रेषण प्राप्त अगर किया जाए तो भारत पहले स्थान पे है, जहां पर धन संप्रेषण अरब डॉलर में हुआ है 83.1 अरब डॉलर। और ये पूर्व वर्ष की तुलना में अगर परिवर्तन देखा जाए तो 0.2% की गिरावट है। फिर दूसरे स्थान पे चीन है 59.5 अरब डॉलर के साथ, इसमें 13% का गिरावट आया है। फिर तीसरे स्थान पर मैक्सिको है, फिर चौथे स्थान पर फिलीपींस, पांचवें पे मिस्र और छठे स्थान पे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान फिर भी प्लस में है क्योंकि यहाँ पे 26.1 अरब डॉलर यहाँ धन संप्रेषण हुआ है। ठीक है, फिर आपको बाह्य प्रवाह देखा जाए तो बाह्य प्रवाह मतलब बाहर जो भेजा गया, तो अमेरिका पहले स्थान पे आता है 68 अरब डॉलर के साथ। फिर दूसरे स्थान पे है यूएई 43 अरब डॉलर के साथ। तीसरे पे है सऊदी अरब 34.5 अरब डॉलर के साथ। फिर आपको चौथे स्थान पे है स्विट्जरलैंड 27.9 अरब डॉलर के साथ। ये सब बाह्य प्रवाह में अग्रणी है, मतलब कि अमेरिका के जो अरब डॉलर है वो सबसे ज़्यादा 68 अरब डॉलर वो दूसरे कंट्रीज में गए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर भारत का देखा जाए तो धन संप्रेषण का जो बाह्य प्रवाह रहा है वो 7 अरब डॉलर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना महामारी के बावजूद 2020-21 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है। ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो देखा जाए तो 24 मई 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो 2020-21 में एफडीआई जो है, ठीक है, वो 81.72 अरब डॉलर रहा। लेकिन अगर 2019-20 का देखा जाए तो वो 74.39 अरब डॉलर था। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में ये 10% की वृद्धि है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एफडीआई में 10% की वृद्धि देखी गई है। और अगर देखा जाए 81.72 अरब डॉलर जो आए हैं उसमें से 59.64 अरब डॉलर जो है वो एफडीआई इक्विटी प्रवाह में था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष 49.98 अरब डॉलर था। मतलब इसमें 19% की वृद्धि हुई है इक्विटी प्रवाह में, एफडीआई में। ठीक है, और 2020-21 में अगर देश में एफडीआई का अंतर प्रवाह देखा जाए तो वो रहा सिंगापुर का 29%, अमेरिका का 23%, मॉरिशस का 9%। ठीक है, और अगर क्षेत्र में देखा जाए किस किस क्षेत्र में ये अंतर प्रवाह हुआ है तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आपको 44%, निर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 13% और गतिविधि व सेवा क्षेत्र में 8%। और अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पे है गुजरात 37%, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र 27% और तीसरे स्थान पे है कर्नाटका 13% के साथ। ठीक है, देखिए अगर गुजरात का देखा जाए, सिर्फ जो पहले स्थान पे गुजरात है एफडीआई में सबसे अधिक आने वाला, तो गुजरात में जो अधिकांश इक्विटी प्रवाह हुआ वो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हुआ था 94% और निर्माण में गतिविधि में 2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2020-21 में देश में खाद्यान्नों में सहित अधिकांश उपजों में रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय का ये तीसरा अग्रिम अनुमान है। ठीक है, देखिए 25 मई 2021 को तीसरा अग्रिम अनुमान के तहत 2020-21 में प्रमुख फसल के उत्पादन अनुमान निम्नलिखित रहे। पहला है कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न आया आपको 305.44 मिलियन टन का, ये रिकॉर्ड रहा। फिर चावल 121.46 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड रहा। और गेहूं 108.25 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। फिर आपको पौष्टिक मोटा अनाज जो है वो 49.66 मिलियन टन है। फिर मक्का 30.24 मिलियन टन रिकॉर्ड रहा। ठीक है, उसी तरह से चना भी आपको 12.61 मिलियन टन का रिकॉर्ड है। फिर आपको मूंगफली 10.12 मिलियन टन रिकॉर्ड में रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर, जिसमें पहला है राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी बने हैं और मैक्सिको में भारत के नए राजदूत हैं मृदुल कुमार। फिर आपको सूरीनाम में
भारत के नए राजदूत हैं एस बालाचंद्रन। और केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत के राजदूत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रामकरण वर्मा को। ठीक है। फिर सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको खुफिया ब्यूरो के प्रमुख के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है अरविंद कुमार के 1 वर्ष के कार्यकाल में वृद्धि। फिर रॉ के निदेशक के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि देखी गई है, वो है सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल में। फिर है एनआईए। एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कुलदीप सिंह को। फिर भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो हैं सत्र 2021-22 के लिए ये बने हैं टीवी नरेंद्रन। ठीक है। फिर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो एनएचआरसी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान में, जिसमें पहला है मिस यूनिवर्स 2020। तो देखिए 16 मई 2020 को फ्लोरिडा में वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का फाइनल संपन्न हुआ था और कोविड-19 के कारण विलंब से आयोजन किया गया, जिसकी विजेता रहे एंड्रिया मेजा। 26 वर्षीय है, मैक्सिको की हैं। ठीक है। फिर भारत की एडलाइन कैस्टलिना ये तीसरी उपविजेता रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनी पुरस्कार। एनी अवार्ड जो है वो एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी विख्यात है और इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की तुल्य माना जाता है। विजेता है प्रोफेसर सीएन राव। अक्षय ऊर्जा स्रोतों व ऊर्जा भंडारण अनुसंधान के लिए भारत रत्न से विजेता रहे हैं। फिर आपको 14 अक्टूबर 2021 को रोम में क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला की उपस्थिति में ये दिया जाएगा एनी पुरस्कार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में पहला है जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा जो थे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर दूसरे हैं चौधरी अजीत सिंह। ये जो है राष्ट्रीय लोक दल जो आरएलडी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 82 वर्ष की उम्र में इनका कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट है श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी जो है वो पद्मश्री शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो बार्क है उसके निदेशक भी रहे हैं। ठीक है। और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आपको सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता, पर्यावरणवादी और 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ठीक है। निधन में आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको के अग्रवाल। के अग्रवाल जो है वो पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे और 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको सुनील कुमार जैन। ये इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स व फाइनेंशियल एक्सप्रेस आदि से संबंधित रहे हैं, प्रसिद्ध पत्रकार और 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको MS नरसिम्हा। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च से संबंध रहे विश्वविख्यात गणितज्ञ, 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपको OP भारद्वाज। भारत के जाने माने मुक्केबाज, कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें यानी बुक्स। बुक्स में देखा जाए तो पहला है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इसके लेखक हैं शिवशंकर मेनन। फिर है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इसके लेखक हैं बिल गेट्स। फिर नेक्स्ट है इंडियाज पावर एलिट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसके लेखक हैं संजय बारू। फिर नेक्स्ट है आपको सुले, वन मैन वन होप। इसके लेखक हैं जॉन ग्रेसम। फिर नेक्स्ट है आपको स्टोरीज आई मस्ट टेल। उसके लेखक हैं कबीर बेदी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है स्पेसएक्स का कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाया। तो देखिए 2 मई 2021 को एलन मस्क की निजी स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, उसने कैप्सूल के जरिए, मतलब उसका नाम था रेजिलेंस के जरिए फ्लोरिडा में मैक्सिको की खाड़ी में सकुशल उतरा और नवंबर 2020 में
इसी कैप्सूल के जरिए भेजे गए थे लोग। फिर देखिए आईएसएस पर लगभग 6 माह के प्रवास के पश्चात वापस आए हैं। आईएसएस हो गया आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला बना। तो देखिए 14 मई 2021 को पंजाब में संगरूर जिले के तहत आने वाला जो मानेर कोटला का नया जिला 23वां जिला ये बनाने का घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। अब देखिए, तो नवाब शेर मोहम्मद खान की स्मृति में 500 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बनाने, फिर लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनाने और महिलाओं के लिए एक महिला पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। तो देखिए ये टेस्ट मैच का जो सीरीज था वो मई 2021 में श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई थी। श्रीलंका में खेली गई थी जिसमें श्रीलंका ने 1-0 से जीत हासिल की। फिर दूसरा है एक दिवसीय मैच की श्रृंखला। तो ये 23, 25 और 28 मई 2021 को ढाका में शेरे बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए और बांग्लादेश ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। तो 27 अप्रैल से 2 मई 2021 को यूक्रेन में कीव में संपन्न हुआ। इसका पुरुष एकल का जो विजेता है वो है एंडर्स एंटरसन, डेनमार्क के हैं, और उपविजेता रहे विक्टर एक्सेल्सन, ये भी डेनमार्क के थे। फिर महिला एकल में देखा जाए तो कैरोलिना मरीन जो स्पेन की है वो विजेता रही और उपविजेता रहे डेनमार्क के लाइन क्रिस्टोफेरेंस। फिर आपको पुरुषों में युगल और मिश्रित युगल जो है वो रूसी खिलाड़ियों ने जीता। फिर महिलाओं के युगल में देखा जाए तो बुल्गारिया की जोड़ी ने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको एटलेटिको मैड्रिड का 11वां ला लीगा खिताब। तो ये सितंबर 2020 से मई 2021 के दौरान ये संपन्न हुआ है और 23 मई 2021 को एटलेटिको मैड्रिड टीम विजेता बनी है और ये 11वीं बार विजेता बनी है। ठीक है, 11वीं बार। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको ऑगस्टा मास्टर्स 2021। तो ये 8 से 11 अप्रैल 2021 को गोल्फ की ऑगस्टा मास्टर्स जॉर्जिया में ऑगस्टा में संपन्न हुआ। विजेता थे हिदेकी मात्सुयामा जो कि जापान के हैं और 29 वर्षीय मात्सुयामा जो हैं वो गोल्फ का कोई मेजर खिताब जीतने वाले जापान के पहले गोल्फर हैं। फिर आपको पीजीए चैंपियनशिप 2021 देखा जाए तो ये 20 से 23 मई 2021 को गोल्फ का पीजीए चैंपियनशिप 2021 का ये 103वां संस्करण था। ठीक है, और इसका आयोजन अमेरिका में साउथ कैरोलिना में संपन्न हुआ। इसके विजेता थे फिल मैकलेसन जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो ये 24 से 31 मई 2021 को 31वां एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दुबई यूएई में हुआ। ठीक है, और भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो वो चौथा स्थान था जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते थे। फिर स्वर्ण पदक में अगर 2 देखा जाए तो एक पुरुष में जीता गया संजीत कुमार 91 किलोग्राम के हैवी वेट में। फिर महिला में देखा जाए तो पूजा रानी जो कि 75 किलोग्राम के मिडिल वेट में। फिर रजत में अगर देखा जाए तो पुरुष में 2 थे, अमित पंघाल 52 किलोग्राम के फ्लाई वेट और शिव थापा ये 64 किलोग्राम की लाइट वेल्टर थे। फिर महिला कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 3 हैं, एमसी मैरीकॉम 51 किलोग्राम के फ्लाई वेट में, फिर लाल बुअत सही ये 64 किलोग्राम के लाइट वेल्टर वेट में और अनुपमा कुंडू 81 किलोग्राम के हैवी वेट में। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कांस्य। कांस्य में देखा जाए तो पुरुष में 2 लोगों ने जीता है। एक है वरिंदर सिंह जो कि 60 किलोग्राम के लाइट वेट में और दूसरा है विकास किशन यादव 69 किलोग्राम के वेल्टर वेट में। फिर आपको महिला कैटेगरी में 6 हैं, मोनिका 48 किलोग्राम के लाइट फ्लाई वेट, साक्षी चौधरी, जैस्मीन, सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहैन और सीवीटी बुरा, ये 6 महिला कैटेगरी में है जो कांस्य पदक जीत सकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं श्री नरेंद्र बत्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपको मैड्रिड ओपन 2021। तो मैड्रिड ओपन जो है वो 29 अप्रैल से लेकर 9 मई 2021 को मैड्रिड यानी स्पेन में संपन्न हुआ। ठीक है, इसके विजेता और उपविजेता देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में विजेता रहे थे अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, और एकल में इसमें उपविजेता कौन रहे थे पुरुष एकल में, तो वे उपविजेता थे मार्टिनो बेरेटिनी जो कि इटली के हैं। फिर महिला एकल में हम लोग देखें तो विजेता है अरेना सबलेंका बेलारूस की, और उपविजेता है एस्ले वार्टी ऑस्ट्रेलिया की। फिर पुरुष युगल में देखा जाए तो विजेता है मार्सेल ग्रेंसिलर्स स्पेन के, और होराशियो जेबलॉस अर्जेंटीना के, ये पुरुष युगल में विजेता रहे। फिर महिला युगल में विजेता रही बारबोरा क्रेस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य के हैं जो कि विजेता रहे। उसी तरह से अगर देखा जाए फिर आपको इटालियन ओपन टेनिस, तो ये 9 से 16 मई 2021 को रोम इटली में संपन्न हुआ था। ठीक है, और पुरुष एकल में विजेता रहे थे राफेल नडाल स्पेन के, उपविजेता रहे थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल में विजेता देखा जाए तो ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं, और उपविजेता थी कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य के। और पुरुष युगल के विजेता है निकोला मैक्टिक और मेट पैविक, दोनों क्रोएशिया के हैं। फिर महिला युगल के विजेता रहे सोरेन फिचमैन कनाडा की, और ग्यूलियाना ऑल्मोस मैक्सिको के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लियोन ओपन 2021, सितसिपास का इस सत्र का दूसरा खिताब। तो देखिए 15 से 22 मई 2021 को फ्रांस में लियोन में एटीपी के लियोन ओपन टेनिस संपन्न हुआ। फाइनल में विजेता एकल खिताब रहे स्टेफानोस सितसिपास जो कि ग्रीस ने जीता, और फाइनल के उप विजेता रहे कैमरून नैरो जो कि ब्रिटेन के हैं। और स्टेफानोस सितसिपास जो हैं वो 22 वर्षीय ग्रीस के हैं, और इस सत्र का ये इनका दूसरा और कैरियर का ये 7वां खिताब था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मई में 3 फार्मूला 1 रेस हुए। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता है वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेनिश दोनों के विजेता है लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के जो उप विजेता रहे उन दोनों में मैक्स वर्स्टापेन उप विजेता रहे जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में उप विजेता कौन रहे तो वो है सी सेंट जूनियर फरारी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगी अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।